आज हम सबसे पहले आपको कोरोना वायरस के नए रूप से मिलवाएंगे। अब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने नए वेरिएंट यानी अपने नए रूप में फैल रहा है और उस नए रूप का नाम है ओमिक्रॉन। यह वायरस पहली बार साउथ अफ्रीका में मिला है और तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और अब तक इसकी एंट्री 16 देशों में हो चुकी है। आपने भी अब तक इसका नाम सुन लिया होगा और आपके भी आसपास आपके परिवार में इसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी होगी। डॉक्टरों का कहना यह है कि यह कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट यानी डेल्टा से 7 गुना ज्यादा घातक है और यह कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। अभी तक आप डेल्टा को भूले नहीं होंगे, इसलिए आज हम आपको ओमिक्रॉन से सावधान रहने के तरीके बताएंगे। इस बीच भारत ने हाई रिस्क देशों की एक सूची तैयार की है जहां से आने वाले यात्रियों पर सख्त नियम लागू होंगे और अगर आप ओमिक्रॉन से बचना चाहते हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आपको आज का ये डीएनए बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हो सकता है आपके काम आए, आपको आगे चलकर इसका फायदा हो। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जितनी तेजी से 100 दिन में फैला था, यानी जितना 100 दिनों में वो फैला था, उतना ये नया वेरिएंट सिर्फ 15 दिनों में फैल चुका है और इस वेरिएंट में अब तक 32 म्यूटेशंस हो चुके हैं। जब कोई वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट होता है यानी अपना रूप तेजी से बदलता है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को इस तस्वीर से समझ सकते हैं। यह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहली तस्वीर है जिसे इटली की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें जो लाल रंग के निशान आप देख रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस वायरस में कहां म्यूटेशन हुआ है और जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि किस जगह इस वेरिएंट ने रूप नहीं बदला है। किसी भी वायरस में म्यूटेशन की प्रक्रिया बहुत सामान्य मानी जाती है, लेकिन इस वेरिएंट में म्यूटेशन असामान्य तरीके से हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया चिंता में है। यानी इसका म्यूटेशन जो है वो बहुत तेज है और बहुत ज्यादा है। अब तक कुल 16 देशों में यह वायरस पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 16 देशों में जा चुका है और इनमें अफ्रीकी देश हैं, यूरोप के देश हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और हांगकांग में भी इस वेरिएंट से लोग पॉजिटिव हुए हैं, यानी ये वेरिएंट वहां पहुंच चुका है। पूरी दुनिया के नक्शे पर आप देख सकते हैं इसके फुटप्रिंट्स और आपको याद होगा पिछले साल कोरोना वायरस की जब शुरुआत हुई थी तो वो भी ऐसे ही पहले एक देश से यानी चीन से कुछ देशों में फैला और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। और इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि यह पुराने वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए जितना समय पुराने वेरिएंट ने लगाया था ये उससे कहीं कम लगाएगा। भारत में कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जांच भी इस समय की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस वेरिएंट के एक भी मामले की पुष्टि नहीं की है। हालांकि कुछ मामले ऐसे हुए हैं जो बाहर से आए हैं, विदेश से, और साउथ अफ्रीका से भी कुछ यात्री ऐसे हमारे देश में आए हैं जो बाद में पॉजिटिव पाए गए और अब इस बात की जांच हो रही है कि ये कौन सा वेरिएंट उनके शरीर में मिला है। किसी भी वायरस में बदलाव होते रहते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। और मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस किसी एक गेंद की तरह गोल आकार का है और इस पर जो ये कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब यह है कि उस वायरस का डीएनए या आरएनए क्या है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आपको ये सब कुछ बहुत जटिल लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद आप स्कूल में वापस अपनी बायोलॉजी की क्लास में पहुंच गए हैं, इसलिए इसे आप इस तरह से समझिए कि आरएनए इस वायरस के घर का एड्रेस है। अब समस्या यह है कि इस वायरस के घर का पता लगातार बदलता रहता है, ये अपना ठिकाना बदलता रहता है, यानी वायरस में लगातार बदलाव हो रहे हैं, इसका घर बदल रहा है, इसका रूप बदल रहा है और इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। वायरस जब अपने घर का पता लगातार बदलता है यानी म्यूटेट होता है तो वो कई बार नए स्ट्रेन का रूप ले लेता है और अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। इसे हम नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन कहते हैं और ओमिक्रॉन भी इन्हीं में से एक है। पिछले एक वर्ष में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रख चुका है। इनमें डेल्टा वेरिएंट भी था जिसकी वजह से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस दूसरी लहर को शायद भूल नहीं पाए होंगे अब तक। इस लहर में लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की मौत हुई थी
अब सोचिए, डेल्टा वेरिएंट जब इतनी तबाही लाया था तो यह नया वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे अब तक दुनिया को इस नए वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आपको लगातार सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर रोज नई नई जानकारी इसके बारे में आ रही है और इस समय तक की जो लेटेस्ट जानकारी है सब जगह उपलब्ध जो है उसे इकट्ठा करके हम आज आपके सामने लाए हैं। वैज्ञानिकों को तो यह पता है कि यह वेरिएंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इससे संक्रमित होने के बाद कितने मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी या पड़ती है। इसकी जानकारी तभी हो सकती है जब सभी देशों में वायरस की लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। मान लीजिए कि किसी देश में एक दिन में कोरोना के 100 नए केसेस मिले। अगर इन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई तो यह पता ही नहीं चल पाएगा कि उस देश में लोग नए वेरिएंट से संक्रमित हुए भी हैं या पुराने से संक्रमित हुए हैं और यह वायरस कितना खतरनाक है। उदाहरण के लिए भारत में कोरोना के 1% मामलों की भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि हमारे देश में यह वेरिएंट पहुंचा भी है या नहीं और यह कितना खतरनाक है। हालांकि कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल्स की जांच जरूर इस समय की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने इस नए खतरे को देखते हुए कई देशों को हाई रिस्क देशों की सूची में अब रख दिया है। मतलब इन देशों से जो यात्री अब भारत आएंगे उन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और उनके लिए कोरोना प्रोटोकॉल भी बहुत सख्त हो जाएंगे। ये देश आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। अगर आप इन देशों में जाने के बारे में सोच रहे हैं या इन देशों से लोग भारत में आने के बारे में सोच रहे हैं तो अब उन्हें दोबारा से सोच लेना चाहिए। इन देशों में ब्रिटेन है, यूरोप के सभी 44 देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, चीन है, हांगकांग है, इजराइल है, सिंगापुर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और यहां तक कि बांग्लादेश को भी इस सूची में रखा गया है। इन तमाम देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने अब नई गाइडलाइंस बनाई हैं जो 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। इसके तहत विदेशी यात्रियों को भारत में अनिवार्य रूप से खुद के ही खर्च पर अब कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट कराना होगा और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रुकना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो अभी देशों की सूची दिखाई आपको, अगर यात्री यहां से आ रहे हैं तो इन्हें अपना पहले RT-PCR टेस्ट हवाई अड्डे पर ही कराना होगा भारत में लैंड करने के बाद, और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर होम क्वारंटीन के 7+7 फॉर्मूले का पालन करना होगा। अब बताते हैं आपको कि 7+7 14 दिन का यह क्वारंटीन कैसे होगा। इसमें एयरपोर्ट पर हुए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। 8वें दिन फिर से कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना होगा और अगर जांच रिपोर्ट इस बार भी नेगेटिव आती है तब भी 7 दिन का होम क्वारंटीन दोबारा से करना अनिवार्य होगा, यानी 7 दिन पहले और 7 दिन बाद। और 14 दिन के इस क्वारंटीन के बिल्कुल बीच में 7 दिन के बाद आपको एक टेस्ट लेना होगा, RT-PCR टेस्ट। इस हिसाब से नेगेटिव रहने पर भी होम क्वारंटीन 14 दिन का ही रहेगा। अगर एयरपोर्ट पहुंचने पर किसी यात्री की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि वो व्यक्ति कोरोना के कौन से वेरिएंट से संक्रमित है, नए वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं। संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जरूरी होगी और इसके लिए मरीज के साथ बैठे पैसेंजर्स या उसके साथ बैठे व्यक्ति, आगे पीछे की 3 पंक्तियों के यात्री और केबिन क्रू की भी कोरोना की जांच अलग से की जाएगी। तो यानी अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और आपके आसपास अगली 3 रोज में भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव मिलता है तो फिर आपकी भी जांच की जाएगी और आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। और सबसे अहम, सभी विदेशी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी यात्रा से 14 दिन पहले की विस्तृत ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी और फ्लाइट से पहले 72 घंटे के अंदर कोरोना की जांच भी करानी होगी। जिन देशों को हाई रिस्क की श्रेणी में नहीं रखा गया है वहां से आने वाले कुल यात्रियों में से 5% की रैंडम टेस्टिंग होगी। इसका खर्च केंद्र सरकार खुद उठाएगी, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा और इन यात्रियों के लिए भी 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा और समुद्री मार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी इसी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अब कुछ नई स्टडीज में इस बात की आशंका जताई गई है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट
इसकी वैक्सीन्स को भी बेअसर कर सकता है। यानी अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, एक या दोनों वैक्सीन भी लगाई हुई हैं, तो भी ये उसके सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि इस वेरिएंट के सभी म्यूटेशन या बदलाव इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में हुए हैं, जिससे यह वेरिएंट ऐसी क्षमता विकसित कर सकता है जिसमें वो शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम से बच सकता है। यानी हो सकता है कि वैक्सीन या दूसरी वजहों से पैदा हुई शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का उस वायरस पर कम असर हो या फिर बिल्कुल भी असर ना हो। हालांकि ये आकलन अभी बहुत शुरुआती है और आने वाले दिनों में ही इस पर आपको सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये वेरिएंट इतना नया है कि अभी इस पर स्टडी चल ही रही है। लेकिन एक चीज हम आपको बता सकते हैं और वो है कि इसके लक्षण क्या हैं। दक्षिण अफ्रीका में 100 लोगों पर हुई एक स्टडी में यह पता चला कि जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए उन्हें हल्के बुखार और थकान की शिकायत हुई है। तो इसलिए ये याद रखिए, हल्का बुखार और थकान ये शुरुआती सिम्टम है। डेल्टा वेरिएंट में लोगों की सूंघने की क्षमता चली जाती थी और उन्हें खाने का स्वाद भी नहीं आता था, लेकिन इस वेरिएंट में ऐसे लक्षण अब तक नहीं देखे गए हैं और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने यह दावा किया है कि यह वेरिएंट संक्रामक जरूर है, तेजी से फैलता भी है, लेकिन यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। इस पर अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने क्या कहा है, आपको यह सबसे पहले हम सुनवाते हैं। This is a clarion call as far as I'm concerned of saying, let's put aside all of these differences that we have and say, if you're not vaccinated, get vaccinated. If you're fully vaccinated, get boosted and get the children vaccinated also. The profile of the mutation strongly suggests that it's going to have an advantage in transmissibility and that it might evade immune protection that you would get, for example, from a monoclonal antibody or from the convalescent serum after a person's been infected, and possibly even against some of the vaccine-induced antibodies. So it's not necessarily that that's going to happen, but it's a strong indication that we really need to be prepared for that. तो इस नए वेरिएंट के लिए अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस वेरिएंट का चीन के साथ भी एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के नए वेरिएंट्स को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता है। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है। इस वेरिएंट के मिलने से पहले WHO इसके 12 लेटर्स का इस्तेमाल कर चुका था और इस हिसाब से उसे नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के 13वें लेटर का नाम देना था और यह 13वां लेटर था NU, यानी न्यू या नू कह लीजिए। नू होना चाहिए वैसे इसका नाम, लेकिन बहुत सारे लोग इसे न्यू करके भी पढ़ सकते हैं और बुला सकते हैं क्योंकि यह शब्द ऐसा है NU। WHO को लगा कि अगर इस वेरिएंट को यह नाम दिया गया तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगी और लोग इस वेरिएंट के नाम को नू की जगह शायद न्यू समझ लेंगे, इसलिए इस अक्षर को छोड़ दिया गया। अब ऐसा होने पर उसे इस वेरिएंट का नाम ग्रीक अल्फाबेट के 14वें अक्षर पर रखना था, लेकिन उसने ऐसा करने से भी मना कर दिया। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि जो 14वां अक्षर था वो था शी, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है XI। WHO को लगा कि अगर इस नए वेरिएंट को शी का नाम दे दिया गया तो इसे दुनिया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जोड़कर देखेगी, क्योंकि उनका नाम भी शी है और इस वेरिएंट का नाम भी अगर शी रख दिया तो उनका सीधा कनेक्शन इससे स्थापित हो जाएगा। इससे और गलतफहमी होगी और यह बात चीन को नाराज कर सकती है, यह बात शी जिनपिंग को भी बुरी लग सकती है और इसी वजह से नए वेरिएंट के नामकरण के लिए फिर 15वां अक्षर चुना गया, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर WHO चीन से इतना डरता है, उसे चीन का इतना ख्याल रहता है, तो एक भयानक महामारी के समय दुनिया इस स्वास्थ्य एजेंसी पर भरोसा कैसे कर सकती है? WHO के डबल स्टैंडर्ड्स को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। WHO की तरफ से अब तक जिन वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया वो सभी चीन में नहीं मिले हैं। एक चीन में मिलने वाले एक भी वेरिएंट को उन्होंने उस सूची में नहीं रखा है, क्योंकि चीन ने कभी भी ईमानदारी से दुनिया को और WHO को यह बताया ही नहीं कि उसके यहां कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इसलिए आपको हैरानी होगी कि ये जो कोरोना वायरस है ये फैला है चीन से। सबसे पहले ये चीन में मिला तो भी चीन का कोई वेरिएंट WHO की लिस्ट में नहीं है
और डब्ल्यूएचओ ने भी कभी भी चीन से इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। पिछले साल जब अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन में मिला था तो ब्रिटेन ने बड़ी ईमानदारी से पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया, डब्ल्यूएचओ को सूचित किया कि हमारे यहां एक नया वेरिएंट मिला है, हम आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं। और ऐसी ही ईमानदारी भारत ने भी दिखाई जब भारत में डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी इस सच को स्वीकार करते हुए बड़ी ईमानदारी से दुनिया को तुरंत बता दिया कि ओमिक्रॉन का मामला उनके देश में मिला है। इससे आप चीन और इन देशों में अंतर को समझ सकते हैं और डब्ल्यूएचओ की कार्यशैली को भी आप जान सकते हैं। दुनिया में हर देश जहां भी ये कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट मिला है, सबने ईमानदारी से तुरंत पूरी दुनिया को सचेत किया है, डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया है। लेकिन सोचिए, जिस जगह से, जिस देश से इस पूरी बीमारी की, इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, अब लोग कहते हैं, अलग अलग थ्योरी चल रही हैं कि कोई कहता है कि लैब से ये लीक हो गया और दूसरी थ्योरी चलती हैं, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि इस वायरस की उत्पत्ति चीन से हुई है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद चीन ने लंबे समय तक इस बात को स्वीकार नहीं किया और ना ही दुनिया को कभी इसके बारे में बताया। अगर चीन भी उतनी ही जल्दी ईमानदारी से पूरी दुनिया को यह बता देता तो शायद इतनी तबाही न मचती। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के प्रतिदिन मामले औसतन 8,000 के आसपास रहे हैं और 28 नवंबर को पूरे देश में कोरोना से लगभग 8,300 लोग संक्रमित हुए थे। हालांकि आपको यहां यह समझना होगा कि यह वायरस इंसानों की शायद परीक्षा लेना चाहता है। यह वायरस कमजोर पड़ने पर या हारने की स्थिति में अपना स्वभाव ही बदल लेता है, अपना रूप ही बदल लेता है और फिर से नए रूप में और ज्यादा खतरनाक बनकर आता है। हालांकि हमारे यहां अब मामले बहुत कम हो गए हैं, जैसे हमने आपको बताया 8,000 के आसपास मामले इस समय पूरे देश में हैं, जबकि इंसानों को अपना स्वभाव बदलने में कई बार पूरा जन्म लग जाता है। लेकिन ये वायरस जो है, ये तुरंत अपना स्वभाव और रूप बदलता है और कई मामलों में तो लोग अपनी मृत्यु तक भी अपना स्वभाव कभी बदल नहीं पाते। इंसान में और इस वायरस में ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए इंसान को इस वायरस से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस खबर से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि भारत सरकार ने मुश्किल की इस घड़ी में साउथ अफ्रीका की मदद करने का फैसला किया है। भारत सरकार वैक्सीन, टेस्ट किट, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर साउथ अफ्रीका और दूसरे अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए अब तैयार है। यह तैयारी इस समय चल रही है, यानी भारत साउथ अफ्रीका की और अफ्रीकी देशों की अब मदद करेगा। तो आज इस वक्त तक की जितनी हमारे पास खबर थी इस नए वेरिएंट को लेकर हमने आपको दी है, लेकिन ये जो जानकारी है ये लगातार हर घंटे के हिसाब से अपडेट हो रही है। आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि आप ये मानकर चलिए कि एक नया खतरा अब एक बार फिर से आपके सामने आकर खड़ा होने वाला है। डेल्टा को आपने देख लिया, अब ये डेल्टा का एक बड़ा भाई आपके सामने आ सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस भारत से जा चुका है, आपकी जो जिंदगी है वो सामान्य हो चुकी है। अपना मास्क हर समय हर कीमत पर लगा कर रखिए और अपनी दोनों वैक्सीनेशंस अगर आपने नहीं कराई हैं तो आप करा लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.